नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। वीडियो की शुरुआत में ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि जिन दोस्तों को मैंने ये कहा था कि मैं बहुत ही जल्द उनके लिए एमए सेकंड सेमेस्टर के वीडियोस को लगातार अपलोड करने वाला हूँ, उनसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल बारिश में गीले होने के कारण मेरी बैंड बजी पड़ी है और बहुत तेज़ जुकाम हो गया है। अब यकीन आया। तो बहुत तेज़ जुकाम होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। एक भाई को मैंने ये प्रॉमिस कर दिया था कि मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर का वीडियो आज शाम तक डाल दूँगा, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। और ये वीडियो भी वर्ल्ड वॉर का पूरा वीडियो नहीं है। इस पहले वीडियो को आप एक इंट्रो वीडियो के रूप में देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से या फिर वर्ल्ड वॉर से जुड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, या फिर एक स्टूडेंट की तरह जो एमए या बीए का है और जिसके लिए पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे अपने उत्तर को लिख सकता है। अगर आप एक व्यूवर हैं या फिर आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर को शुरू से आखिरी तक देखने की दिलचस्पी है, तो आप वर्ल्ड वॉर के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं, जो कि आपको एमए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हाँ, वो इस वीडियो के अपलोड होने के ठीक 24 घंटे के बाद वो अपलोड होगा, क्योंकि अब मैं थोड़े वीडियोस कम बना पाऊँगा क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन उसके बाद भी मैंने कह दिया है, मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसी को आप प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस को निभा नहीं पाते। इसलिए मैं अपने प्रॉमिस को निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर भारत, मिस्र, यूगोस्लोवाकिया, इन देश के जो सुप्रीम लीडर थे वो अगर मिलकर 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष संगठन, जिसे नाम कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, वो ना बनाते ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के से जूझते। क्योंकि नॉन अलाइन होने का ये फ़ायदा हमें मिला कि अब 120 से ज़्यादा देश खुद को नॉन अलाइन मानते हैं। यानी कि ना तो वे रूस के गुट में सम्मिलित हैं और ना ही वे अमेरिका के गुट में सम्मिलित हैं। अब आप सोचिए, दुनिया में 194 देश रजिस्टर्ड हैं यूएन में। अब उन देशों में से 120 तो नॉन अलाइन हैं और जो बचे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, और बड़े में सिर्फ अमेरिका और रसिया आता है, कनाडा आता है, यूके और फ्रांस आता है, जो कि नॉन अलाइन नहीं है। तो आप सोचिए, इन देशों के लिए युद्ध करना अब थोड़ी सी मुसीबत का विषय बन गया है, क्योंकि अब ये बहुत कम बचे हैं। लेकिन अगर नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू ना होता तो आज भी विश्व दो धड़ों में बटा होता। और आज भी, अभी हम यूक्रेन रूस की वॉर की बात करें या फिर हम फिलिस्तीन और इसराइल की बात करें, ये तीसरे विश्व युद्ध का धड़ा बन चुका होता। लेकिन यहाँ पर थैंक्स हमें कहना चाहिए यूगोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो को, कर्नल नासी जो कि मिस्र के थे, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे। इन लोगों के विचारधारा से जो एक विश्व शांति का संगठन बना, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इस तरह का संगठन पहले विश्व युद्ध के बाद नहीं बन पाया। इस युद्ध में सबसे बड़ी क्षति यही हुई कि जो राष्ट्र संघ इन्होंने बनाने की कोशिश की थी 1920 में, जहाँ वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके 14 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 से 1918 के दौरान युद्ध शुरू होता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के परिणाम स्वरूप। हालांकि बहुत सारे कारण, बहुत सारी घटनाएं जिम्मेदार हैं। जैसे 1857 की क्रांति में हम कहते हैं कि चर्बी वाला कारतूस उस क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था, तात्कालिक कारण था। लेकिन किसी भी घटना के पीछे सिर्फ एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। इसलिए फॉर द एग्जाम्पल, आप ऐसा मान लीजिए कि आप किसी को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, किसी को बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में रीज़न होते हैं कि यही क्यों। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी आदत उससे सिमिलर है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो मेरी तरह, उसका दिमाग बहुत मेरी तरह है, ब्यूटी विद ब्रेन है। कहीं कहीं आपको लगता है कि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं जब आप किसी से प्यार कर पाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कारण ऐसा होता है जो उन सारे कारणों को टन टना के बढ़ा देता है।
तो यही फर्डिनेंड की हत्या के बाद में 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। फिर 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में शायद उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है, आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में राष्ट्रसंघ विश्व शांति नहीं कर पाता है, क्योंकि राष्ट्रसंघ खुद एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनकर रह जाता है और बहुत सारे देश 1934 तक, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, ये सारे राष्ट्रसंघ से क्विट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं इसे। और साथ ही साथ 1918 में जो वार्साई की संधि हुई थी, इस वार्साई की संधि ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई जर्मनी को अपमान करने में। इस वार्साई की संधि में बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को ऐड कर दिया गया जिससे जर्मनी बहुत वो हुई। और यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था कि ये कोई लंबी शांति नहीं है और आने वाले 20 वर्षों में इसका परिणाम हमें एक नए विश्व युद्ध के तौर पर देखने को मिलेगा। और परिणाम यही हुआ कि 1 सितंबर 1939 को ठीक 20 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 6 मिनट मैंने ना तो कोई पेज आपको दिखाया और ना ही कुछ आपको बताया, और सिर्फ कहानी की तरह मैं आपसे बोले जा रहा हूँ। 6 मिनट में तो 3-4 मिनट मैंने पता नहीं क्या क्या बोला। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, बस चिल रहिए। हमें चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए, लेकिन जो पता है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होना चाहिए कि वो मन से लिखी हुई 10 लाइनों पर एक शब्द ही हावी हो जाए। आपने वो बात सुनी होगी ना कि ज़्यादा पच नहीं करने का, लेकिन आपका एक शब्द भी सामने वाले को बिल्कुल चौंकाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ होता है, तो 1 सितंबर 1939। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है अक्सर कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला के साथ में ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और समाप्ति कब होती है, तो 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ होती है। आपको पता होगा कि नागासाकी में और हिरोशिमा में जापान में एटम बम गिराए गए, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका इस युद्ध में कैसे आया वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे भयानक मंजर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हथियारों की दौड़ में अब विश्व बहुत आगे पहुँच चुका था और रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध और आज जो हम टकराहट देखते हैं उसका कारण भी कहीं ना कहीं यहीं से उभर कर आया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति में जिम्मेदार अमेरिका ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को बताए, जहाँ हर देश अपने हथियारों को खुले तौर पर एक दूसरे को दे रहा था, बता रहा था, वहीं इन्होंने सीधे एक्सपेरिमेंट कर दिए अपने परमाणु बम का, जिसके कारण रूस स्तब्ध हो गया और इस हमले के कारण अमेरिका चमक उठा। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही। पृष्ठभूमि मतलब कि वो कौन से रीजन थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने का काम किया। पृष्ठभूमि और कारण बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि पृष्ठभूमि बताते हुए कारण बताइए, तो पृष्ठभूमि में आप ये बता सकते हैं कि तानाशाही का उदय होना, अति राष्ट्रवाद का उदय होना, हिटलर का नाजीवाद, यहाँ पर मुसोलिनी का फांसीवाद, ये आप इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो, पूरा वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अगर आपको ईमानदारी से कहूँ तो कम से कम 45 से 46 बुक के पेजेस हैं जिनको आपके सामने मैं समझाऊंगा। और यहाँ पर LP शर्मा की एक किताब है और एक किताब है क्या नाम है इनका, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की है, जो कि BA सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर की है। लेकिन जो जैन एंड माथुर की बुक है, तो भाई साहब ये दोनों एक से बढ़ के एक है, और इन दोनों को शायद अपनी ज़िंदगी का एक ही चैलेंज रहा होगा कि ऐसी किताब लिखना है जिसको पढ़ने में लोगों के पसीने छूट जाएँ। तो इस जैन एंड माथुर की जो विश्व इतिहास की किताब है, इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कम से कम 20 से 25 पेज का है। इसलिए मैं पहले सोच रहा हूँ कि एक बार मैं खुद और अच्छे से, और जो सोर्सेज हैं उनसे अपनी जानकारी को, अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत बेहतर कर लूँ और फिर आपको समझाऊं। लेकिन इस वीडियो का पर्पस आपको पता है, जैसे मैं बता चुका हूं कि एक इंट्रो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पर हम नॉर्मली समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आर्थिक प्रतियोगिता का बढ़ना,
सबके अपने अपने उपनिवेश थे और सब अपने आप से अपने और औद्योगिक क्रांति का ये दौर था जिसके कारण आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई तो इंग्लैंड में हुई और फिर इंग्लैंड से फ्रांस में आई और फ्रांस में फिर पूरे यूरोप में फैल गई और सबसे आखिर में जो क्रांति हुई औद्योगिक क्रांति वो हुई रूस में। लेकिन ये सभी औद्योगिक क्रांतियाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर सभी अपने आप को पूंजी के रूप में अपनी इकोनॉमी को यूरोप में या फिर विश्व में सबसे बड़ी बनाना चाहते थे। यही कारण है कि इन लोगों के बीच में आर्थिक प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर लोग कहने लगे थे कि यदि वस्तुएं सीमाएं पार नहीं करेंगी तो सेनाएं पार करेंगी, इसलिए यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल हो गई थी। दूसरा यहाँ पर यह भी था कि साम्राज्यवाद, जैसे भारत इंग्लैंड का साम्राज्य था, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या फिर हमारे जो आसपास के देश हैं उनमें से ज़्यादातर इंग्लैंड के ही थे और अफ्रीका में भी इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो यहाँ पर अपने अपने साम्राज्यों को बढ़ाने में और एक दूसरे के साम्राज्यों को कम करने में इन लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान था। इसके चलते एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रों ने भी इनके साम्राज्यवाद की लालसा को बहुत बढ़ाया और इसी साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप ये एक दूसरे के शत्रु बन गए। और द्वितीय विश्व युद्ध जो सिर्फ एक कारण था, ये पहले से ही अपने मन में बैठे थे कि एक रीज़न बस मिल जाए बदला लेने का। कहते हैं ना कि किसी से जब बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है तो फिर वो आदमी छींक भी दे तो हम उसको मारने पर आतुर हो जाते हैं कि तूने छींका तो छींका कैसे। यही इन लोगों के साथ भी था कि इन लोगों ने पहले से ही ये लड़ने को तैयार थे। पहले ही औद्योगिक क्रांति के कारण ये अपने हथियारों को, अपने उद्योगों को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके थे और साम्राज्यवाद में जिन जिन शक्तियों से इनकी टकराहट हो रही थी वे किसी न किसी तरह उन शक्तियों को कमज़ोर करना चाहते थे और परिणाम इन्हें रीज़न मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। दोस्तों, वारसाई की संधि जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस के जो वारसाई का महल है वहाँ पर ये संधि होती है और इस संधि के साथ ही जर्मनी पर बहुत सारी ऐसी शर्तें थोप दी जाती है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा कारण वही रहा हो, जबकि वो कारण अकेला नहीं था। यही कारण है कि उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया जाता है, उसके प्रांतों को छीन लिया जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। फिर अति राष्ट्रवाद भी एक कारण आता है। जर्मनी की हम बात करते हैं तो जर्मनी अति राष्ट्रवाद से ग्रसित हो चुका था और यहाँ पर लोगों का बहुत बड़े पैमाने में ब्रेन वॉश किया जा चुका था। इस बात को ध्यान में रखिए कि किसी भी देश के लिए अति राष्ट्रवाद या हीन राष्ट्रवाद दोनों ही खराब होते हैं। हीन राष्ट्रवाद जहाँ पर आदमी सोचता है कि मेरा देश दुनिया का सबसे गिरा हुआ देश है और बहुत से बहुत गरीब देश भी मेरे देश से बेहतर है और अपने देश से कोई मतलब जिन्हें होता नहीं है, वे होते हैं हीन राष्ट्रवाद, यानी कि जो राष्ट्र के प्रति हीन भावना रखते हों। और दूसरे होते हैं अति राष्ट्रवाद, इनकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है। ये कहते हैं कि हमारे देश से महान, हमारे देश से अच्छा, हमारे देश से बेहतर दुनिया में और कोई भी नहीं और एक दिन हमारा देश पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये विचारधारा होती है अति राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है कि हमारा देश कई मायनों में दुनिया में बेहतर है और कई मायनों में दुनिया में पिछड़ा है, तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपनी अच्छाइयों पर हम गर्व करेंगे। तो ये राष्ट्रवाद होता है। यहाँ पर तात्कालिक कारण आपको पता होगा कि जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पर पोलैंड के साथ में कुछ संधि करना चाहता है लेकिन पोलैंड यहाँ पर इनकार कर देता है, जिसके कारण जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, जिसके चलते इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1 सितंबर 1939 से और 3 सितंबर 1939 से ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद जाता है। और इसके तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए कि ये युद्ध हुआ किसके किसके बीच में था। आप एक बहुत अच्छे से एक स्केच बना सकते, एक बहुत अच्छे से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, एक चार्ट आप कह बना सकते हैं कि एक तरफ आप धुरी राष्ट्र यानी कि जो सेंट्रल पावर थे उन
देशों के नाम लिख दीजिए और एक तरफ से जो मित्र राष्ट्र थे उनके नाम लिख दीजिए। तो एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान और इनके सहयोगी छोटे छोटे देश थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ही थे। और मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और उनके मित्रों ने इस युद्ध को शुरू किया था। सबसे पहले इंग्लैंड आता है, फिर फ्रांस आता है, फिर और भी देश आते हैं जैसे रूस, और आगे चलकर कौन आता है, वो क्या बोलते हैं यार, तबीयत की हंसी की तहसी, अमेरिका आ जाता है। और फिर यहाँ पर हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की बात। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर AJP टेलर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोफेसर टेलर, लिखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की समस्या को न केवल अनसुलझा छोड़ दिया, वरन अंत में उसे अधिक प्रखर बना दिया। तो यहाँ पर टेलर सर की बात आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा ब्लैक पेन से लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक और ब्लू दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन करते हुए लिखना है, ताकि आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगे। और अगर लास्ट में टाइम आपको मिल जाता है 5 मिनट का, तो जल्दी से पेपर फिनिश करके बाहर भागना नहीं है, बल्कि अपने एग्ज़ाम आंसर शीट को रीचेक करके और अंडरलाइन आपको करनी है। जैसे प्रोफेसर JP टेलर के आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को देखकर ये समझ में आए कि हाँ, ये पढ़ा लिखा है और सही चीज़ें इसने बताई हैं। तो ये कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जर्मनी ने वर्साय की संधि में हुए घोर अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध प्रारंभ किया। इसलिए फॉल्स महोदय नाम की जो एक राइटर हैं, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध यानी कि वॉर ऑफ रिवेंज की संज्ञा दी है। यानी कि वर्साय की संधि का बदला लेने के लिए जर्मनी तक ही रहा था, और उसे धीरे से पोलैंड की हरकतों से ये समझ में आ गया कि पहले तो इसकी कुटाई करूँगा, फिर उसके बाद मैं बाकियों को देखूँगा। तो फिर यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को करता है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटनाएं हैं, आप ब्रीफ में इन्हें समझ सकते हैं और आप इनके ज़रिए अपने उत्तर को बेहतर कर सकते हैं। ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ बहुत ही हल्की चीज़ देकर जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इतनी चीज़ तो आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके कल एग्ज़ाम है तो भी आप इस उत्तर को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अगला पार्ट सिर्फ इसीलिए ला रहा हूँ ताकि मैं आपको शुरू से आखिरी तक एक कहानी की तरह सुना सकूँ, लेकिन पूरे फैक्ट, पूरे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो सारी इस वीडियो में हैं। इसलिए इस वीडियो को भी आप पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चैप्टर समझ सकते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की मुख्य घटनाएं क्या हैं। प्रथम अवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध को 4 पार्ट में बांटा जाता है, 4 अवस्थाओं में। पहले में क्या होता है, पहले और दूसरे में जो केंद्रीय शक्तियाँ होती हैं, जर्मनी, जापान और इटली, ये हावी रहती हैं, और उसके बाद में मित्र राष्ट्र होते हैं। ठीक है, तो प्रथम अवस्था में देखिए, इसमें 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 21 जून 1941 ईस्वी तक की घटनाएं शामिल है, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ब्रिटेन तथा यूनान पर आक्रमण किया। यूनान मतलब या ईरान। ठीक, फिर उसके बाद में 1 मिनट, इसके बाद में द्वितीय अवस्था देखिए, तो द्वितीय अवस्था में 22 जून 1941 ईस्वी से 6 दिसंबर 1941 ईस्वी तक का समय रहता है। इसमें जो धुरी राष्ट्र होते हैं वही इटली, जर्मनी, जापान और इनके संबंधित राष्ट्र वो अफ्रीका पर आक्रमण करते हैं, तथा जर्मनी रूस पर भी आक्रमण करती है। यहाँ पर जर्मनी की हार का कारण भी एक इम्पॉर्टेंट यही होता है कि उसका रूस पर आक्रमण करना, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है जर्मन सेनाएं। तृतीय अवस्था में देखिए, 7 दिसंबर 1941 से 6 दिसंबर 1941 ईस्वी तक धुरी राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका पर आक्रमण तथा मित्र राष्ट्रों के सैन्य बल, जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनके सैन्य बल का नीदरलैंड और जो ईस्ट इंडीज़ है तथा काकेशस पर इनका अधिकार हो जाता है। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो 4th स्टेट्स होता है, उसमें 8 नवंबर 1942 ईस्वी से 6 मई 1945 ईस्वी तक इसमें फ्रेंच उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण, यहाँ पर उत्तरी 2 बार हो गया, तो जो फ्रेंच उत्तरी अफ्रीका पर
अमेरिका का आक्रमण तथा जर्मनी का आक्रमण शुरू होता है तथा जर्मनी का आत्मसमर्पण हो जाता है। 7 मई 1945 ईस्वी से 14 अगस्त 1945 ईस्वी तक जापान का आत्मसमर्पण, यानी कि 6 मई 1945 को जर्मनी आत्मसमर्पण करता है और 14 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण करता है। यहाँ पर इस बात को भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो अमेरिका था वो इस युद्ध में क्यों कूदा था। तो दोस्तों, जापान यहाँ पर सोचता है कि जब जापान अमेरिका मतलब कि जापान और अमेरिका का युद्ध में प्रवेश कैसे होता है, ये हम समझते हैं। जापान और चीन का युद्ध जो कि 1937 से चला आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जापान चीन को पूरी तरह से नहीं जीत पाता है। उधर जो जापान होता है वो अमेरिका के संबंध भी बिगड़ते जाते हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में भी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो जर्मन सेनाएं होती है वे जब रूस और लेनिनग्राड के मोर्चों पर लड़ रही होती है, उस समय जापान ये सोचता है कि अगर वो अमेरिका से लड़ाई छेड़ने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अच्छा अवसर उसके पास है। यानी कि जापान यहाँ पर ये सोचता है कि वो अमेरिका को बहुत आसानी से हरा सकता है, जो उसकी भूल होती है, क्योंकि यहाँ पर हर यूरोपीय राष्ट्र अपने हथियारों की जानकारी रख देता है सामने, लेकिन अमेरिका तो गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने को तैयार बैठा था, इसलिए यहाँ पर भूल कर देता है जापान। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी के दिन बिना चेतावनी दिए उसने अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर नामक जो इनका बंदरगाह का पर आक्रमण होता है। पर्ल हार्बर नामक इनका एक बंदरगाह होता है, उस पर यह आक्रमण कर देता है और वहाँ पर बहुत सारे अमेरिका के जहाज़ खड़े होते हैं, उनको ये डुबा देता है जापान। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका का द्वीप होता है, वहाँ पर यह आक्रमण कर देता है जापान, जिसके चलते अमेरिका इस द्वितीय विश्व युद्ध में कूदता है। तो पर्ल हार्बर की घटना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का राजनीतिक परिणाम, या फिर नॉर्मली पूछ ले कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम या प्रभाव समझाइए, तब भी आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, इनमें ज़्यादा फैक्ट है नहीं, इसलिए मैं सीधे तौर पर इन्हें ऐसे ही लिख कर ले आया हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। इसलिए आप मेरी बातें उसे समझने की कोशिश करिएगा और फिर आप इनका भी उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। दो विचारधाराओं का उदय, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु युद्ध शुरू होने के बाद में रूस पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है कि यार ये क्या हो गया। पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, रूस और अमेरिका दोनों साथ में मिलकर अलग अलग मोर्चों पर लड़ते हैं, लेकिन अचानक से एक दोस्त को पता चलता है कि उसका दोस्त तो भाई राजा निकला। हम ये कह सकते हैं सैन्य शक्ति के मामले में, क्योंकि उस समय परमाणु बम किसी और के देश के पास में था ही नहीं। तो यहाँ पर अमेरिका की बहुत ज़्यादा वाहवाही हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो क्रेडिट मिलता है, जो क्षेत्र मिलते हैं, उसमें अमेरिका अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ जाता है, जबकि वो आखिर में आया था युद्ध में और रूस शुरुआत से ही था। इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में टकराहट शुरू हो जाता है और साथ ही साथ रूस के एक महाशक्ति के रूप में उदय पहले से ही था और अब अमेरिका की महाशक्ति के रूप में निकलना, इनकी जो सामाजिक विचारधाराएं होती है वो भी आगे टकराने वाली होती है। जैसे रूस में साम्यवाद या फिर जो मार्क्सवाद चलता है और अमेरिका में जो पूंजीवाद है, उनका टकराना स्वाभाविक था, जिसके कारण शीत युद्ध हमें देखने को मिलता है। दो विचारधाराओं का उदय, यहाँ पर कहने का मतलब है रूस का साम्यवाद और अमेरिका का पूंजीवाद, जो कि लेकर आता है शीत युद्ध, जो कि 1991 रूस के विभाजन तक चलता है। दोस्तों, यहाँ पर शीत युद्ध का आरंभ हम देखें तो हमने यहाँ पर दोनों विचारधाराओं का उदय, शीत युद्ध का आरंभ, इन दोनों पॉइंट्स को समझ लिया है। और गुट निरपेक्षता, इस बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में ही समझा था कि कैसे बहुत सारे देश द्वितीय विश्व युद्ध से सबक लेकर अब दोनों में से किसी एक गुट में शामिल ना होकर
तीसरे गुट का निर्माण करते हैं, जो कि सैनिक गुट ना होकर सैनिक गुटों से बचने के लिए एक संगठन होता है जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, यानी कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, हम न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल से मतलब है कि जब किसी देश की गलती होगी तो हम उसका क्रिटिसाइज़ करेंगे, जब कोई देश अच्छा करेगा तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन हम किसी एक दल के नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है किसका, गुटनिरपेक्षता का। साथ ही तानाशाही का पतन हो जाता है। यहाँ पर हिटलर और मेरिनी की मृत्यु के साथ में, साथ ही जापान के जो तानाशाह होते हैं उनकी मृत्यु के साथ में यहाँ पर तानाशाही का पतन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हिटलर, जो एडोल्फ हिटलर था, जिसकी ऑटोबायोग्राफी मीन काम्फ है, इस बात को भी ध्यान में रखना, उसकी ऑटोबायोग्राफी मीन काम्फ है, जिसे मेरा संघर्ष कहते हैं हिंदी में। ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, इसे लिख लो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। और साथ ही साथ हिटलर का जो अंत हुआ था ना, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि किसी हीरो की मौत हो रही है। था तो वो एक प्रकार से तानाशाह और 60 लाख से ज़्यादा यहूदी लोगों की मौत का वो जिम्मेदार था। और अगर आप ये देखेंगे कि उसने किस क्रूरता के साथ लोगों की मौत की है, या फिर लोगों को मारा है गैस चैम्बर में भरकर, या फिर बहुत अजीब अजीब तरीक़ों से लोगों को उसने मारा है। अगर आप ऐसा सुनेंगे तो आजकल की जो वायलेंस मूवीज़ की आप बात करते हैं ना, आप भूल जाएंगे कि हिटलर से भी बुरा आदमी दुनिया में कोई पैदा हुआ होगा। लेकिन फिर भी जो हिटलर होता है ना, उसकी जीवनी मैंने जब पढ़ा था तो मैंने ये पढ़ा था कि लास्ट में जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है मैरी, या फिर जो भी उसका नाम हो, वो उसके साथ में आखिरी मिनट में उसके साथ में शादी करता है, और फिर दोनों रात रहते हैं, और दूसरे दिन फिर वो अपने ही जो नीचे वाले घर को क्या कहते हैं, तल खाना, या फिर जो भी आप बेसमेंट, जो उसके घर के नीचे का बेसमेंट होता है, वहाँ पर खुद को गोली मार लेता है, और कुछ कहते हैं कि खुद को आग लगा लेते हैं। तो इस तरह से उसका बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही दर्द भरे अंदाज में हिटलर का अंत होता है। लोकतंत्र पर बल, जो कि तानाशाही खत्म हो गई तो अब रहेगा क्या। स्वाभाविक बात है, लोकतंत्र पर बल, तानाशाही खत्म हो गई, उपनिवेशवाद तो खत्म होना ही है, क्योंकि 1950 के दशक में बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। चाहे आप कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया दोनों एक ही है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, और बहुत सारे देश जो इस दशक में आज़ाद हुए, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यहाँ पर होती है 24 अक्टूबर 1945 को, और सैन फ्रांसिस्को या वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, इन तीनों में से आपको बताना है जैसे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन यहाँ तक वीडियो को देखता है, कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो गूगल से सर्च मारो या कहीं से मारो, लेकिन मुझे बताओ। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पैरा में भी आप यही लिख सकते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है विश्व शांति के लिए, और विश्व शांति के इसके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज विश्व के 194 से ज़्यादा देश शांतिमय वातावरण में जी रहे हैं, और विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अरे भैया, अगर आप एमए में आ चुके हो तो आपके पास थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से भी लिख सकें। यही कारण है कि मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे। इंग्लैंड तथा अमेरिका की सामुद्रिक शक्ति। इंग्लैंड को कहते हैं कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी सामुद्रिक शक्ति इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। और अमेरिका की भी सामुद्रिक शक्ति बहुत बड़ी हो चुकी थी। जो इंग्लैंड 19वीं शताब्दी में सामुद्रिक शक्ति रखता था, वही सामुद्रिक शक्ति 20वीं शताब्दी में रखता था अमेरिका। जर्मनी का रूस पर आक्रमण एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि इसमें उसे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। हिटलर की कूटनीतिक असफलताएं। हिटलर बहुत ज़्यादा गुप्त संधियां करता था, और कहीं ना कहीं उसकी यही हरकतें उसके परिणाम उसकी पराजय का कारण बनी। हालांकि इसका सही आंसर तो ये नहीं है कि हिटलर की कूटनीतिक असफलताएं में आपको कुछ फैक्ट तो बताने होंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। इंग्लैंड की औपनिवेशिक शक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने के लिए गए। इनके ज़्यादातर उपनिवेश से बहुत सारे युवा हथियारों के साथ लड़ने के लिए शामिल हुए, जिसके चलते ये हुआ कि
इंग्लैंड की तरफ से पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि आधी दुनिया में तो इनका ही उपनिवेश फैला था। तो आधी दुनिया एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनके साथ खड़ी थी, और अगर कुछ साथ खड़े भी ना हुए तो वो इनका विरोध भी नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ये केंद्रीय शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर थे। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब जापान जर्मनी की हार के बाद में अपने आप को बहुत ज़्यादा शेर खान समझने लगा था और बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था, उसने पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का बंदरगाह है, वहाँ पर उसके हवाई जहाज़ों को, क्या बोल रहा हूँ यार, पानी वाले जहाज़ों को, शिप को उड़ाने का काम किया। तो उसके बाद में अमेरिका यहाँ पर कूद गया और हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर ये साबित कर दिया कि वो अगली महाशक्ति बनने वाला है। सॉरी। यूरोप के अधिकृत देशों में जनता के छापामार संघर्ष। यूरोप के ज़्यादातर देशों में राष्ट्रवाद का उदय इस समय हो चुका था, और जो मित्र राष्ट्र के यूरोपीय देश थे, उनकी जनता ने भी विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, और जनता ने छापामार पद्धति के जरिए केंद्रीय शक्ति के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया और यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व लोकमत का जर्मनी के विरुद्ध होना, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि आप 2-4 लोगों के खिलाफ तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर पूरा झुंड ही आपके खिलाफ हो गया तो आपके साथ में मॉब लिंचिंग होना बहुत आम बात है, यानी कि सब मिलकर आपकी बहुत ज़्यादा कुटाई करेंगे और सामूहिक हिंसा आपके साथ में होगी। इसलिए ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर जर्मनी के साथ में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह के नोट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो तबीयत थोड़ी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और अभी जब मैं इतना ज़्यादा बोल चुका हूँ 30 मिनट से ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है कि सर फट जाएगा, लेकिन फिर भी मैनेज तो कर ही सकते हैं कि अब इतने गए बीते भी नहीं है कि इतना मैनेज ना कर सकें। लेकिन फिर भी यार, अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड अगर क्लियर ना हो तो हम क्लियर बातें नहीं कर पाते हैं, और क्लियर बातों से फिर मैं 50 मिनट या फिर 2 घंटे का भी वीडियो बना लूँ तो शायद अगर मैं आपको समझाने में असफल रहा तो फिर आपको इतना लंबा वीडियो देखने के बाद नुकसान ही मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मैं ही समाप्त कर रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और आज बस इतना ही। अगर आप कॉलेज या एमए के विद्यार्थी हैं तो आप यकीन मानिए इन पॉइंट्स और इन नोट्स के ज़रिए आप अपने एग्ज़ाम में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में इतना तो लिख सकते हैं कि आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिल जाएं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, उत्साह में असीमित शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। किसी भी काम को पूरी एक्साइटमेंट के साथ कीजिए, पूरे उत्साह के साथ कीजिए। अगर हारे तो सबक होगा, और अगर जीते तो सफलता होगी। इसलिए हर काम में एक्साइटमेंट, उत्साह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उत्साह के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।